हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 जिसका नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इसमें हम डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट को कवर कर रहे हैं। पहले हमने गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडीज, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, होटल, सिनेमा, क्लब, हायर परचेज कंपनी, लीजिंग कंपनी, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट को कवर किया है। इस सेशन में हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। दो टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर में, एक ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दूसरा है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड द सोसाइटीज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये टॉपिक भी दो पार्ट में हम कवर अप करेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड सेकंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। However, there are some states जिन्होंने अपने स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ बनाए हुए हैं। बट यदि किसी स्टेट में अपना स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, देन जो सेंट्रल एक्ट है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 दैट विल अप्लाई। बट यदि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑपरेशनल वर्किंग एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर है, इन दैट केस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 विल अप्लाई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट में हम दो पार्ट में डिस्कशन करेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो चलिए इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टॉपिक को भी हम तीन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन सा लॉ गवर्न करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग के अंदर, एंड audit requirements in case of the cooperative societies. Thereafter, Cooperative Societies Act 1912 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की ऑडिट के स्पेशल फीचर। तो तीन पार्ट में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटी जहां पर एक स्पेशल मोड में बिजनेस एक्टिविटी को किया जा रहा है, एंड दैट स्पेशल मोड इज कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन। सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कॉपरेट कर रहे हैं ताकि उस म्यूचुअल कॉपरेशन का बेनिफिट अवेल किया जा सके और जो मिडल मैन्स हैं या आउटसाइड पार्टीज हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। जैसे हम बात करते हैं फार्मर्स की। फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो आगे मार्केट में सेल करते हैं। अब एक तो तरीका है मार्केट में सेल करने के लिए आप आउटसाइडर्स पर डिपेंडेंट हो या मिडल मैन पर, एजेंट्स पर डिपेंडेंट हो। अब यदि बीच में सप्लाई चेन के अंदर कोई भी पर्सन आता है तो डेफिनेटली वो भी अपना प्रॉफिट अर्न करेगा ही करेगा। बट यदि आप इस मिडल मैन को बीच में से हटा दें और डायरेक्टली अपनी प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर सेल कर पाए, देन जो अमाउंट मिडल मैन के पास जाना था वो इस फार्मर्स को बच जाएगा। तो एक सोसाइटी को बनाया गया जो उस सोसाइटी के मेंबर्स को हेल्प करती है म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग ही क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल मोड ऑफ
doing business by pulling together all means of production cooperatively. तो एक कॉपरेटिवनेस, एक कॉपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये बिजनेस पर एक्टिविटीज की जाती हैं. ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन and to prevent exploitation of the members from outside forces. So, what is a cooperative society? A business organization with a special mode of doing business by pulling together all means of production cooperatively, elimination of middlemen and exploitation from outside forces. Cooperative societies are being governed by the Cooperative Societies Act 1912. It is a central act and it will apply if a state does not have its state law. So Cooperative Society Act 1912 contain fundamental law regarding the formation and working of the cooperative societies in India and is applicable in many states. However, there are some states like Maharashtra, West Bengal, Odisha, where cooperative societies are governed by the state specific law. तो states ने अपने law फ्रेम किए हुए हैं और उन्हीं के बेसिस पर स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नड होती है. बट इन केस किसी भी स्टेट के अंदर अपना कोई रेस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, देन जो सेंट्रल एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 दैट विल अप्लाई. रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्राइमरी रोल तो ऑडिट तो है ही, बट इसके अलावा अदर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट मे बी रेंडर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर guidance in writing of books of account, installation of the accounting system, internal audit, management accounting या management consultancy services, taxation, etc. So a chartered accountant can render assistance to a cooperative society in maintaining the books of account, installation of accounting system, internal audit, tax consultancy, management accounting system, management accounting services, etc. नाउ ये है अब एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए. व्हाट आर द ऑडिट रिक्वायरमेंट्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. सेक्शन 17 of the Cooperative Societies Act 1912 provides that registrar of the cooperative society shall, या तो वो खुद ऑडिट करेगा, वैसे वो जनरली ऑडिट नहीं करता खुद, कॉज टू बी ऑडिटेड, वो ऑडिटेड करवाता है फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन अकाउंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी वंस एवरी ईयर, वंस एट लीस्ट एवरी ईयर. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार टू either audit or cause the accounts of the cooperative society to be audited by an authorized person of every registered society at least once every year. ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होगा? बहुत सारी चीजें हैं, बट एक मेन एस्पेक्ट जो इन एडिशन टू जनरल बाकी चीजें हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वाउचिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो तो चीजें चलेंगे ही चलेंगी. उसके अलावा एक मेन स्पेशल एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ओवर ड्यू डेट इफ एनी. यदि सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को कोई लोन दे रखा है, इफ द सोसाइटी इज अ क्रेडिट सोसाइटी एंड तो लोन दिया हुआ है मेंबर्स को, तो लोन की रिपेमेंट भी होगी. बट इफ देयर इज अ ओवर ड्यू डेट, उसकी स्पेशल एग्जामिनेशन एक्टिविटी है रिक्वायर्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. सो ऑडिट इंक्लूड examination of the overdue debt if any,
and the valuation of assets and liabilities of the society. Registrar या collector or any authorized person for the purpose of audit shall have at all time access to the books, account, paper and securities of the society. और जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, every officer of the society shall furnish such information in regard to the transactions and the working of the society as may be required by the registrar, collector or authorized person. So, सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 17 का क्या आया? रजिस्ट्रार shall audit or cause to be audited by the authorized person accounts of every registered society once at least every year. Audit shall include examination of overdue debt if any and valuation of assets and liabilities. रजिस्ट्रार, कलेक्टर एंड अथोराइज पर्सन की पावर क्या है? एट ऑल टाइम दे हैव द पावर टू एक्सेस द बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सोसाइटी. ड्यूटीज क्या है सोसाइटी के ऑफिसर्स की? टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शंस एंड द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार, कलेक्टर और अथोराइज्ड पर्सन. तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, कौन सा लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या है इन एडिशन टू ऑडिट एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. नाउ अब इसके अंदर बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. Point 1. Qualifications of auditor. Apart from a chartered accountant, that means चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट कर ही सकता है, इसके अलावा some state cooperative society act have given permission to the person holding a government diploma in the cooperative account as a person who has served as the auditor in the cooperative department of a government to act as an auditor. So, cooperative societies में auditor का रोल कौन प्ले कर सकता है? Either a chartered accountant or a person holding government diploma in the cooperative account who has served as auditor in cooperative department of government. So any person who hold diploma in the cooperative accounts and served as the auditor in the cooperative department of the government, he may also act as the auditor. तो ये ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट की ऑडिट अपार्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा पर्सन कर सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है. तो वो पर्सन कौन है? द पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव अकाउंट एंड सर्व्ड एज द ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. आगे बढ़ते हैं. ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. Audit is being conducted on behalf of the cooperative society or on behalf of the registrar of cooperative societies. An audit report is to be submitted to the registrar and also to the society. Auditor is appointed by whom? Registrar. The auditor so appointed will conduct the audit on behalf of the registrar and submit the report to the registrar and also to the society. Audit fee
प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रार करेगा, पेमेंट सोसाइटी करेगी। ऑडिट फी इज पेड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी स्केल प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार प्रिस्क्राइब करेगा फीस कितनी देनी है, पेमेंट सोसाइटी करेगी। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किसने करी, रजिस्ट्रार ने करी। ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगी, रजिस्ट्रार को, एज वेल एज टू द सोसाइटी। नेक्स्ट, बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। As per section 43 clause H of the Cooperative Societies Act, state government can frame the rules prescribing the books and account to be kept by a cooperative society. In Maharashtra, a cooperative societies are required to maintain the books relating to all sum of money received and expended, sales and purchases of any goods, assets and liabilities of the society. तो ये तीन तो हो गई स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट इसके अलावा सोसाइटी इज एट लिबर्टी टू मेंटेन द एडिशनल रिकॉर्ड एज पर इट्स कन्वीनियंस विच द सोसाइटी थिंक्स फिट फॉर मोर यूजफुल फॉर क्लैरिटी एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। Example, daily cash book, cash sale summary register, register of collection from debtor in case of credit sale, register of recovery of loan from the salaries and directly by the receipts from the members in case of credit societies, loan disbursement register, any other columnar subsidiaries depending upon the nature and the functions. So ये तो सोसाइटी की अपनी विलिंगनेस के ऊपर है कि वो कौन से रिकॉर्ड को बनाना चाहती है जो उसे लगता है रिक्वायर्ड है फॉर क्लैरिटी एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कन्वीनियंस के लिए जरूरी है। सो वैसे तो सेंट्रल एक्ट ने क्या कहा, उसने स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया कि आप अपने रूल्स बना सकते हैं प्रिस्क्राइबिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन रिलेशन टू दैट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर तीन तरह की बुक्स की रिक्वायरमेंट है। द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कंटेन डिटेल्स रिगार्डिंग all sum of money received and the expended by the society, all sales and the purchases made by the society, and assets and liabilities of the society. Additional record that is at the liberty of the society. Society can maintain any books of account or any other subsidiary record, statistical record for its convenience that may provide clarity and detailed explanation about the transactions carried out in the सोसाइटी। जैसे एग्जांपल्स दिए गए, कैश सेल्स का समरी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द डेटर इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द सैलरी यदि लोन एम्प्लॉइज को दिया गया है, और डायरेक्टली बाय रिसीट फ्रॉम मेंबर यदि लोन मेंबर्स को दिया गया है इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, any other columnar subsidiary record depending upon the nature and the functions। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, बुक्स, अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नंबर 4, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द शेयर होल्डिंग्स एज पर सेक्शन 5। ये पॉइंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के लिए भी। यदि सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, देन नो मेंबर अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड शेयर कैपिटल एज वुड एक्सीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग to ₹1000. Auditor is required to watch any breach relating to the holding of shares. So, यदि एक सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है
इन दैट केस सोसाइटी में दो तरह के मेंबर हैं। सोसाइटी में एक दूसरी सोसाइटी मेंबर है और अदर्स। जैसे क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एक कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप बन जाती है ना। यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद ले तो 100% शेयर खरीदने के कारण क्या बन जाती है? WOS, होली ओन्ड सब्सिडियरी। तो इसी तरह से एक सोसाइटी में एक्वायर द शेयर ऑफ अनदर सोसाइटी। तो यदि एक सोसाइटी मेंबर है किसी दूसरी सोसाइटी की तो उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगती नहीं है, बट अदर देन ए सोसाइटी यदि कोई और पर्सन मेंबर है तो उसके शेयर्स की वैल्यू 1000 रुपए से ऊपर या 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर से ऊपर नहीं हो सकती। दोनों कंडीशंस पूरी करती है। यदि शेयर्स की वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा है, अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 1000 रुपए फेस वैल्यू के शेयर्स। एंड साइमल्टेनियसली एक और कंडीशन है, उन शेयर्स का टोटल नंबर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 रुपए ईच के टोटल 5000 शेयर्स हैं, तो सोसाइटी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 50,000। मिस्टर एक्स वो सोसाइटी के 500 शेयर्स खरीदना चाहता है, क्या अलाउड होगा? 500 शेयर है 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। लिमिट तो ठीक है, लेकिन यदि मैं रुपए में चला जाऊं तो 5000 ये अलाउड नहीं है। मुझे दोनों कंडीशंस को पूरा करना है। तो एक्स मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीद पाएगा? 200 शेयर्स। 200 शेयर्स कितने बने? 5000 में से 4%। ओके, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी? 200 शेयर्स की वैल्यू 2000। 2000 अलाउड है? नहीं, तो वो 200 भी नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, क्या 100 शेयर खरीद ले? 2% बने ये 5000 का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। 5000 का 2% 100। 100 शेयर्स की वैल्यू 1000। यस, इट इज परमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन एक सोसाइटी के अंदर दूसरी सोसाइटी मेंबर पर नहीं लगती, अदर मेंबर्स पर लगेगी। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी भी आ सकती है। नेक्स्ट, restriction on loan. Registered society shall not make loan to any person other than a member. वो सिर्फ अपने मेंबर को लोन दे सकती है, किसी और को लोन नहीं दे सकती। However, with the special sanction of the registrar, रजिस्टर्ड सोसाइटी लोन दे सकती है दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, इवन दैट अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी मे नॉट बी द मेंबर। सो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जनरली लोन अपने मेंबर को दे सकती है, इसके अलावा किसी और को नहीं दे सकती। इसके अलावा लोन सिर्फ और सिर्फ दूसरी अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को दिया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? दैट स्पेशल सैंक्शन फ्रॉम द रजिस्ट्रार इज टू बी ऑब्टेन्ड। परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोविंग्स। कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी shall accept loan and the deposits from the persons who are not the member subject to the restrictions and limits of the bylaws. जनरली तो आप डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हैं, बट अदर देन मेंबर्स आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, देन जो रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस, लिमिटेशंस
सोसाइटी के बायलॉज में लिखी हुई हैं उनका कंप्लायंस करना जरूरी है। ऑडिटर नीड टू एग्जामिन द बायलॉज इन दिस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। एज पर सेक्शन 32 सोसाइटी अपने फंड्स को, सरप्लस को कहां इन्वेस्ट कर सकती है? सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, शेयर सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी in any cooperative bank other than a central or state cooperative bank, in any other money permitted by the central or state government। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। एज पर सेक्शन 32 सोसाइटी अपने फंड्स को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करा सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है इन द सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। सोसाइटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन द शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऑफ अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी और एनी अदर मनी परमिटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Before distributing any dividend or bonus, before distributing any dividend or bonus to the member, society is required to transfer a prescribed percentage. Percentage कौन prescribe करेगा? Registrar, to the reserve fund. As per section 33, a prescribed percentage of the profit should be transferred to the reserve fund before distribution as a dividend or the bonus to the members. Contribution to charitable purpose. As per section 34, registered society may with the permission of the registrar contribute up to 10% of the net profit remaining after compulsory transfer to reserve fund फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस। तो जो सरप्लस है उसमें से पहले पैसा जाएगा रिजर्व फंड में, उसके बाद आप मैक्सिमम 10% चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हैं, मैक्सिमम 10%। बचे हुए से आप डिविडेंड बांट सकते हैं, बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द मेंबर्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, जो पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट मे बी यूज फॉर द वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस ऑफ सोसाइटी, दैट मे बी इन्वेस्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, दैट मे बी यूज्ड फॉर सम पब्लिक पर्पसेस लाइकली टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ऑडिटर आप एग्जामिन करें strict compliance of the provisions of the state acts, rules and regulation in this regard. Contribution to education fund. Every society shall contribute annually towards education fund of state federal society. जो सोसाइटी गवर्नमेंट की बनाई हुई है उनके एजुकेशन फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा at the rates as prescribed time to time by the government, and such contribution will be considered as a expense. It will be a charge against the profit, not an appropriation. It will be a charge on profit, not an appropriation. तो ये कुछ प्रोविजंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के जो आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन बनाना चाहता है तो 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा बना करके भी, इकट्ठा लेकर भी क्वेश्चन बना सकता है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स पर क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक एज टू द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ। बहुत
क्विकली इन 3 और 4 मिनट्स इन्हें दोबारा से एक क्विक रिकैप लेते हैं। क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ईदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव अकाउंट हु हैज सर्व्ड एज द ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। Appointment will be by the registrar and he will conduct the audit on behalf of the registrar and the submit report to registrar and to the society. The fees of the auditor will be paid by the society and fees will be on the basis of the statutory scale prescribed by the registrar. Books, account and other record. Central government can frame the rules prescribing the books and account to be kept by a cooperative society. In Maharashtra cooperative societies, the following books of accounts are required to be maintained. The books regarding sum of money receipt and expended, sales and purchases, assets and liabilities. In addition to these, additional record according to the convenience of the society and for the purpose of clarity and detailed explanation may be maintained. For example, daily cash sale summary register, register of collection from the debtors, register of recovery of loan, loan disbursement register and others. Restriction on shareholding, section 5. No member other than a registered society can hold the share capital as would exceed 20% of the total number of the shares or the shareholding rupees 1000. Restriction on loan. No loan is to be made to any person other than a member. However, with the special permission of the registrar, loan to other registered society may also be given. Borrowing. Registered society shall accept the loans and deposits from person other than the member subject to the restrictions and bylaws of the society. Investment of the funds either in central or state cooperative bank or other cooperative bank. Securities specified in section 20 of the Indian Trust Act. Shares, securities, bonds, debentures of other society with limited liability or any other money prescribed by the central or state government. Appropriation of profit. Before distribution of any profit as the dividend or bonus, an appropriate percentage of the profit is to be transferred to the reserve fund. Contribution to charitable purpose. Net profit after transferring the amount to the reserve may be utilized for contribution to charitable purpose but only to the extent of 10%. Investment of reserve fund. Reserve fund may be utilized for the business of society as working capital, may be invested as per the provisions of this act, may be used for some public purpose that promote the object of the society. Contribution to education fund. Every society shall contribute annually towards the education fund of state federal society at the appropriate rate and such contribution will be considered as a charge against the profit, not an appropriation. चल अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक शुरू हो जाता है। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट। पॉइंट 1, examination of overdue debt. Important. Overdue debt means कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई डेट दिया हुआ है मेंबर्स को जिसकी रिकवरी नहीं हुई, तो ओवरड्यू डेट फॉर अ पीरियड फ्रॉम 6 months to 5 years and more than 5 years have to be classified and reported by the auditor. Auditor need to analyze this overdue debt from the viewpoint of chances of the recovery and to classify such debt into good or bad. Auditor need to ascertain whether the provisions for doubtful debt is made and whether the provision made is satisfactory or not. So, पहला point, a very simple point, examination of overdue debt. Auditor need to classify the overdue debt into the debt
from 6 months to 5 year and more than 5 year and report, auditor need to ascertain whether the provision for doubtful debt is made and whether the provision made is satisfactory. Auditor need to analyze the overdue debt from the viewpoint of the chances of the recovery and to classify such debt into good or bad. दूसरा पॉइंट, ओवर ड्यू इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट रिकवर नहीं हुआ, इट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड ड्यू व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से उस इंटरेस्ट को जो ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू बेसिकली किसके ऊपर, ओवर ड्यू डेट के ऊपर। तो ओवर ड्यू डेट के ऊपर जितना इंटरेस्ट ओवर ड्यू है दैट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रॉफिट फिगर्स। जैसे आप बैंक ऑडिट में करते हैं, रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, ये दूसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। बैड डेट एंड इररिकवरेबल लॉसेस before being written off against the bad debt fund should be classified as the bad debt or irrecoverable losses by the auditor if required by the law. So, bad debt and irrecoverable losses, इससे पहले कि उन्हें राइट ऑफ किया जाए अगेंस्ट द बैड डेट फंड, they should be certified as the bad debt and irrecoverable. तो पहले ऑडिटर सर्टिफाई करेगा किसी डेट को एज बैड डेट और इररिकवरेबल, ओनली आफ्टर दैट दे विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर बैड डेट फंड्स। तो जो बैड डेट फंड का प्रोविजन बनाया गया है उसके अगेंस्ट रिटर्न ऑफ तभी होगा यदि पहले ऑडिटर ने इन्हें सर्टिफाई किया है एज बैड डेट एंड इररिकवरेबल। लेकिन यदि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती है कि पहले ऑडिटर सर्टिफाई करेगा, देन मैनेजिंग कमेटी मस्ट ऑथोराइज द राइट। तो राइट ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑथोराइज करेगी। वैल्यूएशन जनरल पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक्ट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द असेट and hence auditor should give due regard to the general principles of accounting and auditing conventions and the standards adopted. Ascertain the existence, ownership and valuation of the assets. Fixed assets to be valued at cost less adequate provision for depreciation. Expenditure incurred in acquisition and installation of the assets to be capitalized. Current assets to be valued at cost or market price, whichever is lower. Regarding the liabilities, check that all known liabilities are considered and contingent liabilities are stated by way of note. तो इसमें एज सच डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है, बड़े सिंपल से पॉइंट हैं जो जनरल ऑडिटिंग के प्रिंसिपल हैं। जब असेट्स की बात आएगी तो असेट्स की एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, लायबिलिटीज के केस में ऑल लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन बाय वे ऑफ फुटनोट। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, अगेन अ सिंपल टॉपिक, not an important one. Ascertain how far the objects for which the cooperative organization is set up have been achieved. How far the objects जिसके लिए इस cooperative organization को सेटअप किया गया है वो achieved हुए। Assessment is not necessarily in terms of profit, rather in terms of extending benefit to the members जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया था। वाइल ऑडिटिंग द एक्सपेंस, चेक करिए कि एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इकोनॉमिकली, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फंड्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड। सिंपल टॉपिक। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल,
auditor needs to check whether the provisions of act and rules are being complied with. In case of any infringement, that means any provision of the act has not been complied with, auditor need to point out that non-compliance. Financial implications of such infringements or the non-compliance should be properly assessed and the reported. Verification of members register. Entries in the members passbook regarding the loan given and its repayments to assure कि जो accounts हैं they are free from manipulation. तो ये जो points थे हमारे valuation of assets and liabilities, adherence to cooperative principle, compliance of provision of act, rules and regulation, verification of the members register. जनरल पॉइंट है, एज सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कैटेगरी में नहीं आते. इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला था एग्जामिनेशन ऑफ ओवर ड्यू डेट, तीसरा था सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, और अब आ रहा है नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार. ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार. इफ ऑडिटर नोटिस that there are some serious irregularities in the working of the society, he may report these special matters to the registrar, and registrar on receipt of such special report will take the necessary action against the society. तो जो मेन है वो ये है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं विच रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इशू स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार. नंबर 1, पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इन द transactions of the societies that are detrimental to the interests of the society. सोसाइटी के मेंबर्स अपने पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं इन द ट्रांसैक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नंबर 2, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस, परचेजेस, प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स, इन्वेंटरीज ऑफ द सोसाइटी. नंबर 3, मिसमैनेजमेंट. नंबर 4, in case of urban cooperative banks, disproportionate advances to the vested interest group. जरूरत से ज्यादा एडवांस दिए गए किसको? मैनेजिंग कमेटी के रिलेटिव्स को, और उनसे रिकवरी में डेलिब्रेट नेग्लिजेंस है. इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, disproportionate advances are being given to the vested interest group like relatives of the management and the deliberate negligence about the recovery thereof. Reckless advancing, where management is negligent about taking adequate security, proper safeguard to judge the credit worthiness of the party जिसको लोन दिया जा रहा है. तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको करने हैं याद. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन से ऐसे सर्कमस्टांस हैं जहां पर ऑडिटर में इशू अ स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पॉइंट नंबर 1 आ जाता है पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय द members of managing committee in the transactions of this society which are detrimental to the interests of the society. Number 2, detection of fraud relating to expenses, purchases, properties, stores of the society. Number 3, mismanagement. Number 4, in case of the urban cooperative bank, disproportionate advances to the vested group of persons like relatives of the management and deliberate negligence in the recovery of such advances. And number 5, reckless advancing. That is, management is negligent about taking adequate securities. Management is not taking proper safeguards to judge the credit worthiness of the party to whom the loan is being given. So 5 points: personal profiteering, detection of fraud, mismanagement, disproportionate advances,
एंड रेकलेस एडवांसिंग। 5 पॉइंट। नेक्स्ट वन, ऑडिट क्लासिफिकेशन। वैसे तो हम इन जनरल ऑडिट के अंदर क्या करते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन, आल्सो नोन एज क्लीन ओपिनियन, या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसके अंदर हम क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, अलग अलग तरह की ऑडिट रिपोर्टिंग करते हैं। बट इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट ग्रेड दिया जाता है। आफ्टर जजमेंट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी, auditor has to award a class to the society based upon the criteria specified by the registrar. Be careful while making a decision about the class of the society. क्लास ऑफ द सोसाइटी, उसका क्राइटेरिया कौन बताएगा, रजिस्ट्रार। जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है ए प्लस, डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, ए माइनस, ट्रिपल बी, बी प्लस प्लस। तो उसी तरह से ऑडिट का भी एक क्राइटेरिया रजिस्ट्रार स्पेसिफाई करेगा, उसके कुछ पैरामीटर्स देगा। उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद ऑडिट अवार्ड या एक क्लास अवार्ड की जाएगी टू द सोसाइटी। हाउएवर, if the management is not satisfied about the award of audit class, then they can make an appeal to the registrar, और रजिस्ट्रार में डायरेक्ट द ऑडिटर टू रिव्यू द ऑडिट क्लासिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट। ऑन कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, auditor should ask the secretary of the society to convene a meeting of the managing committee so that draft report may be discussed in that meeting. Never finalize the report before such discussion takes place. Report should never be finalized without such discussion with the managing committee. तो ये थे हमारे पॉइंट जो स्पेशल फीचर्स हैं ऑफ द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट। पॉइंट नंबर 3, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट। पॉइंट नंबर 8, स्पेशल रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 9, ऑडिट क्लासिफिकेशन। ये 4-5 पॉइंट हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा सेशन ओवर द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड पार्ट, एंड दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के साथ। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट में जो टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, दे आर बेसिकली द प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, जिसमें प्रोविजंस in relation to books of account, in relation to appointment of auditor, qualification of auditor, rights of auditor, duties of auditor, audit report का content, and 3 main provisions: power of the central government to order the special audit, inspection by the registrar, and inquiry by the registrar। और इसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक, जैसे आप कंपनी ऑडिट के अंदर चीजों को कवर करते हैं, लगभग वैसे ही टॉपिक्स इसके अंदर भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, इंपॉर्टेंट। Every multi-state cooperative society shall keep the books of account relating to all sum of money received and expended.
all sales and purchases of goods, assets and the liabilities, and if engaged in production, processing and manufacturing, cooperative society is required to maintain the books relating to utilization of material, labor or other items of cost. So, a multi-state cooperative society is required to maintain the books of account with regard to all sum of money received and expended, all sales and purchases of the goods, assets and the liabilities, and if engaged in production, processing and manufacturing, particulars relating to utilization of material, labor or other items of cost as specified in the bylaws. सिंपल वन। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 70 of the Multi-State Cooperative Society Act 2002 states that the first auditor shall be appointed by the board of directors within 1 month of the date of registration of the cooperative society. सेम प्रिंसिपल सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में है। यदि बीओडी फेल हो जाता है देन कंपनी के अंदर कंपनी के मेंबर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। यहां पर यदि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बीओडी नहीं कर पाती है, सोसाइटी करेगी इन द जनरल मीटिंग। सोसाइटी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट द जनरल मीटिंग। और ऑडिटर का टेन्योर कहां तक रहेगा? फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी लॉ में 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एवरी ईयर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर they are appointed at each AGM and auditor will hold the office till the conclusion of next AGM. तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे है? रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन यदि बीओडी फेल हो गया इन दैट केस जो कंपनी की जगह वर्ड आएगा सोसाइटी इन द जनरल मीटिंग विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। और जो ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ है दे विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर या तो पुराने वाला रीअपॉइंट होगा या उसकी जगह पर कोई और अपॉइंट होगा, और इस ऑडिटर का टेन्योर इस एजीएम से लेकर कहां तक रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक। सो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बीओडी विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन यदि बीओडी फेल हो जाते हैं सोसाइटी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कौन सी होगी? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑडिटर सो अपॉइंटेड, फर्स्ट ऑडिटर है तो इसका ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? ये टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड एट ईच एजीएम विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 था, उसका प्रोविजन था कि ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अ पर्सन होल्डिंग द गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट एंड हु सर्व्ड एज द ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन
अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 141 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, वैसे ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर सेक्शन 72 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई है। अ बॉडी कॉर्पोरेट मींस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है, एलएलपी की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है या पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा है, कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। सोसाइटी का ऑफिसर या एम्प्लॉय कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। सोसाइटी के ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। इन केस a person is indebted to the society or has given the guarantee in connection with a loan to third party of multi-state cooperative society for an amount exceeding 1000 is also disqualified to be appointed as the auditor of a multi-state cooperative society. A very important topic. So in case of a multi-state cooperative society, only a chartered accountant can be appointed as the auditor of the society, and a body corporate, officer or employee of the cooperative society, partner or employee of officer or employee of multi-state cooperative society, a person who is indebted to multi-state cooperative society or has given any guarantee in connection with the indebtedness to third party of multi-state cooperative society exceeding rupees 1000 are disqualified to be appointed as the auditor of multi-state cooperative societies. Now, ऑडिटर की पावर्स क्या है? जैसे कंपनी एक्ट के सेक्शन 143 में ऑडिटर हैज अ राइट ऑफ एक्सेस the records of the company, obtaining information and explanation from the officer or employee of the company. उसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिटर के पास भी अंडर सेक्शन 73 ये पावर्स हैं। He has the right of access to at all times to the books, account and vouchers of the society, whether kept at the head office or elsewhere. He may requires from the officer or the employees of the cooperative society such information and explanation as he may think fit that is necessary for the performance to work as an auditor. Simple. Right of access and right to obtain information and explanation. ड्यूटीज पर आ जाते हैं। ड्यूटीज टू कंडक्ट इंक्वायरी, जैसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर 6 मैटर्स की प्रोप्राइटी इंक्वायरी ऑडिटर की ड्यूटीज का पार्ट बनती है। इसी तरह से उन 6 में से सिर्फ 4 मैटर यहां कवर किए हैं और आपको सोचना है कौन से 2 मैटर हैं जो यहां कवर नहीं कर रखे। कंपनी एक्ट के अंदर कवर है, यहां नहीं है। सोचिएगा, एंड में मैं बताऊंगा और आप चेक करिएगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाए थे उन दोनों पॉइंट्स को या नहीं कर पाए थे। पहला पॉइंट, whether loans and advances made on the basis of the security are properly secured and whether the terms on which the loans and advances are made are not prejudicial to the interests of the society or its member। तो पहला पॉइंट आ गया लोन्स एंड एडवांसेस का। दूसरा पॉइंट, whether the transactions represented merely by the book entries are not prejudicial to the interests of the society, whether personal expenses have been charged to the revenue account, and where it is stated in the books and paper that any shares have been allotted for the cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been so received, whether position as stated in the books and balance sheet is correct, regular and not misleading। 4 पॉइंट कवर है। एक, loans and advances का whether they are properly secured and whether the terms are not prejudicial to the interests of the society or its member। दूसरा पॉइंट, transactions represented by the book entries are not prejudicial to the interests of the society। तीसरा, personal expenses not charged to the revenue account, and number 4, shares allotted for the cash। अब बच गए 2 पॉइंट जो कंपनी लॉ में है बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में नहीं है। याद कर लिए होंगे, बिल्कुल सही सोचा। कौन कौन से हैं 2 पॉइंट? नंबर 1, whether loans and advances are being shown as deposit
And number 2, in case of non-banking and non-investment company, whether the shares, securities and other assets are being sold at a price lower than the acquisition cost. याद आए? यही थे ना दोनों पॉइंट। तो कंपनी एक्ट में भी इंपॉर्टेंट है ये, और यहां पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी एक्ट में क्वेश्चन आए, इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटी मैटर 6 पॉइंट लिखने हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आए एज पर सेक्शन 73 4 पॉइंट्स लिखने हैं। लोन एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट यहां कवर नहीं है। नॉन बैंकिंग नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी शेयर सिक्योरिटीज एंड सिमिलर काइंड ऑफ द एसेट्स आर सोल्ड एट प्राइस लोअर देन एक्विजिशन कॉस्ट यहां पर कवर नहीं है। यहां क्या कवर है? लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म्स ऑन व्हिच द लोन्स एंड एडवांसेस आर मेड आर नॉट prejudicial to the interests of the company. Transactions represented by book entries are not prejudicial to the interests of the society. Personal expenses not charged to revenue account. Shares allotted for cash, cash actually been received, and if not received, balance sheet shows the correct position and not misleading. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट, लगभग सारे के सारे पॉइंट वही हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 143 में पढ़ते हो। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, every balance sheet and P&L account and every other document required to form part of or annex to the balance sheet or P&L account। ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं। तो ऑडिटर आपको एक रिपोर्ट देनी है टू द मेंबर ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड, बैलेंस शीट एंड P&L, other document required to be part or annexed to the balance sheet and P&L account that are laid before the society in general meeting। आगे बढ़ते हैं। Auditor is required to state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanation provided to him, whether the accounts give the information required by this act in the manner so required and give a true and fair view। किसका? बैलेंस शीट के केस में स्टेट ऑफ अफेयर्स का, P&L अकाउंट के केस में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का। सो नंबर 1, ऑडिटर आपको रिपोर्ट देनी है किस पर? अकाउंट पर, बैलेंस शीट पर, P&L पर, एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ और नेक्स्ट टू द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट दैट आर लेड बिफोर द सोसाइटी इन द जनरल मीटिंग। Thereafter, auditor shall state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanation provided to him, whether the accounts give the information required by the act in the manner so required and give a true and fair view। किसका? बैलेंस शीट के केस में स्टेट ऑफ अफेयर्स का, P&L अकाउंट के केस में प्रॉफिट और लॉस का। Then auditor shall also report, जैसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर है, क्या उसे all the information and explanation which is required for the purpose of audit मिली या नहीं मिली? क्या उसकी ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया गया है एंड प्रॉपर रिटर्न from the branches not visited by him are received or not? Whether the report on the accounts of the branch office audited by the person other than the auditor has been forwarded to him, how he deal with that branch auditor report, whether balance sheet and P&L are in agreement with the books of account and return। तो 4 पॉइंट यहां पर आ गए। क्या? whether he has obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit। Number 2, whether in his opinion proper books of account have been kept and proper returns have been received from the branches not visited by him। In case accounts of the branch office are being audited by a person other than the society auditor, whether the report on such account has been forwarded to him and how he deal with that report, whether balance sheet and P&L account are in agreement with the books of account and return। सिंपल। ये था हमारा टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट का। यहां तक की चीजें बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत सिंपल थी। नाउ अब इसके बाद है 3 सेक्शन, सेक्शन 77, 78, 79। सेक्शन 77 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर द स्पेशल ऑडिट। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर
सेंट्रल गवर्नमेंट एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स की स्पेशल ऑडिट की इंस्ट्रक्शन दे सकती है। नंबर एक, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में affairs of the society are not being managed in accordance with the cooperative principle or the prudent commercial practices or sound business principles. Affairs are not managed as per cooperative principles. Affairs are not managed as per the prudent commercial practices. Affairs are not being managed with sound business principles. Number 2, society is being managed in a manner likely to cause serious injury or damage to the interests of the trade or the industry or business to which it pertains. मैनेजमेंट बहुत गलत है, मिसमैनेजमेंट। तो सोसाइटी इज मैनेज्ड इन अ मैनर लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी, डैमेज to the interests of the trade, industry or the business to which it belongs to. And third, financial position. Financial position of the society is such so as to endanger its solvency. तो ये तीन सिचुएशन, affairs are not being managed in accordance with the cooperative principle, sound business practices, prudent commercial practices. Society is being managed in a manner so as to cause serious harm or damage to the trade, industry or business to which it pertains to. Financial position is such so as to endanger the solvency of the society. तो इन तीन सिचुएशंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में pass an order for the special audit. Miscellaneous provision. Special auditor. Any chartered accountant या सोसाइटी का ऑडिटर से ही आप स्पेशल ऑडिट करा सकते हैं। शेयर होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन. Central government shall order for the special audit only if central government or state government, either by itself or both, hold 51%, more than 51% of the paid up share capital of that society. Powers and duties of the special auditor, same as covered in section 73, subject to the exception that report shall be submitted to the central government instead of the society. Action by the central government. On receipt of the report of special auditor, central government may take such action as considered necessary. However, if the central government does not take any action within 4 months from the date of the receipt, central government shall send the report to the society, either copy or relevant extract from the report along with the comments and required to circulate. फुल कॉपी भेजी है तो पूरी की पूरी रिपोर्ट की कॉपी, एक्सट्रैक्ट भेजा है तो एक्सट्रैक्ट सोसाइटी को भेजा जाएगा विद द इंस्ट्रक्शन कि आप इसकी कॉपी किसको भेजें, मेंबर्स को, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग में इसे सोसाइटी की मीटिंग में सोसाइटी के सामने रीड आउट किया जाए। एक्सपेंसेस. स्पेशल ऑडिट के एक्सपेंस डिटरमिन किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, शैल बी फाइनल, पेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी पे नहीं करती, देन दे विल बी रिकवर एज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द सोसाइटी। सो इतना आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तीन सिचुएशन के अंदर एक सोसाइटी में स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर पास कर सकती है। वो तीन सिचुएशंस क्या है? नंबर 1, affairs of the society are being managed in a manner that are not in accordance with the cooperative principles, that are against the prudent commercial practices or sound business principle. Number 2,
society is being managed in a manner so as to cause serious injury or damage to, harm to the interests of trade, commerce or business to which it belongs to. Third one, financial position of the society is such so as to endanger its solvency. Who can be the special auditor? Any chartered accountant or the auditor of the society. स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर तभी दिया जा सकता है व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ईदर इंडिविजुअली और होल्ड more than 51% of the paid up share capital of the society. Report shall be submitted to the central government within 4 months of the receipt of the report. Central government may take any corrective action. However, if no action is being taken within 4 months, then central government need to forward a copy of the report to the society or the extract of the report to the society and require the society to send the copy or extract to the member and cause it to be read out in the next general meeting. Expenses of such audit shall be determined by the central government and are final and to be paid by the society, and in the absence of, and if the society does not pay the expenditure, then it will be recovered from the society as the land revenue. तो ये था हमारा टॉपिक, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर द स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 77. नाउ अब है दो टॉपिक हमारे सामने, सेक्शन 78 एंड 79. सेक्शन 78, इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार, एंड सेक्शन 79, inspection of the records of the society. लगभग प्रोविजन सेम है. इंस्पेक्शन करते हैं पहले और इंक्वायरी कर रहे हैं पहले. सेक्शन 78, किन सर्कमस्टांसिस में इंक्वायरी के ऑर्डर दिए जा सकते हैं? सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन अ रिक्वेस्ट, कहां से? From a federal cooperative to which this multi-state cooperative society belongs to, or on a request of a creditor, or on a request of 1/3 or more of the members of the board of the society, or 1/5 of total number of the members of the multi-state cooperative society. खुद इंक्वायरी कर सकता है or direct some person authorized by him to hold the inquiry. 3 matters पर: constitution of this society, working of this society and the financial condition of this society. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर किसकी रिक्वेस्ट पर पास करेगी? फेडरल कोऑपरेटिव जिसको ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलोंग करती है, क्रेडिटर की रिक्वेस्ट पर, इस सोसाइटी के बोर्ड के एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर, इस सोसाइटी के मेंबर्स के एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी खुद कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है अदर पर्सन को अथोराइज्ड बाय हिम टू होल्ड द इंक्वायरी. किन चीजों में? कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी. लेकिन ऑर्डर करने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा सोसाइटी को फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर. नो इंक्वायरी शैल बी हेल्ड unless notice of 15 or more days are given to the society. Powers of the person who is conducting the inquiry: he may have access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties of the society. He may require the officers of the society to call the general meeting of the society by giving not less than 7 days time at such time and at headquarter of the society to consider certain matter as directed by him,
and in case officers refuse to call such meeting or fails to call the meeting, officer have the power to call the meeting himself. Officer may summon any person who is reasonably believed to or have knowledge of the affairs of the society to appear before him and may examine such person on oath. Follow up. Central registrar within 3 months of the receipt of the report of the person who was conducting the inquiry communicate report of inquiry to the society or to financial institution if any to which this society is affiliated और टू पर्सन और अथॉरिटी इफ एनी जिसकी इंस्टांस पर ये इंक्वायरी की गई थी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिटर या बोर्ड के एटलीस्ट 1/3 मेंबर या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का एटलीस्ट 1/5 उनकी रिक्वेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकता है और मे कंडक्ट इंक्वायरी हिमसेल्फ। इंक्वायरी विल बी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग and financial conditions of the multi-state cooperative society. However, no inquiry is to be conducted unless an opportunity of not less than 15 days is being given to the society. The person who is conducting the inquiry have the free access to the books, accounts, documents, securities, cash or the properties of the society. Officer may require the officers of the person who is conducting the inquiry may require the officers of the society to call the general meeting of the society by giving a notice of not less than 7 days at such time and at the headquarters of the society to consider the matter as directed by him. However, if the officer refuse or fail to call the meeting, then concerned person may call the meeting himself. The person may summon any other person who is reasonably believed to have knowledge of affairs of the society to appear before him and to examine him on oath. On receipt of report, Central Registrar within 3 months communicate the report of inquiry to the society, financial institution and to the person जिसकी रिक्वेस्ट पर ये इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। Now, अब आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। Central Registrar on a request from a federal cooperative or a creditor not less than 1/3 of member, not less than 1/5 of the total number of the members, 1/3 board members, 1/5 total number of members, इनमें से किसी की भी रिक्वेस्ट पर बाय ऑर्डर इन राइटिंग either inspect himself or direct any person authorized by him to make inspection into constitution, working and financial condition of the multi-state cooperative society। सेम प्रोविजन है, बट यहां पर इंक्वायरी वर्ड यूज किया गया है, यहां पर इंस्पेक्शन वर्ड यूज किया गया है। अपॉर्चुनिटी 15 दिन की देनी है। नो इंस्पेक्शन शैल बी मेड अनलेस अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज हैज बीन गिवन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पावर ऑफ द पर्सन, access to all the books, account, paper, voucher, security, stock and other property of the society, and यहां पर पावर एक्सटेंड हो जाती है। In the event of serious irregularity, take the assets into his custody. Verify the cash balance of society. Call a meeting of the board or general meeting when such general meeting seems necessary.
रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर shall be communicated to the society. So basically जो प्रोविजन इंक्वायरी के अंदर है लगभग वैसे ही प्रोविजन इंस्पेक्शन के अंदर है। तो इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या आया? जनरली इंक्वायरी होती है फ्रॉम द नॉलेज एबल पर्सन हैविंग सम इंफॉर्मेशन। इंस्पेक्शन आप करते हैं रिकॉर्ड्स का। तो इंक्वायरी के लिए जनरली आप एक पर्सन को कॉल करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं ओथ पर, बट एट द सेम टाइम यू मे आल्सो हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स। बट इंस्पेक्शन के अंदर जो चीजें हम कवर अप कर रहे हैं, इंस्पेक्शन में जनरली रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन की जाती है। तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इसके डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी एसए 500 के अंदर भी जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स की अंदर डिफरेंट मेथड्स कवर करते हैं वहां पर कवर किया हुआ है। तो एग्जाम में इंक्वायरी या इंस्पेक्शन आए, यहां पर आपको रिक्वायरमेंट्स, अपॉर्चुनिटी, पावर, फॉलोअप 4 पॉइंट्स के अंदर अपने आंसर्स को कवर अप करना है, कंसीडरिंग द सेक्शन 78 and 79 of the Multi-State Cooperative Society Act 2002। सो अब आपका क्या काम है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए। नाउ यू नीड टू कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। इन टॉपिक्स के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं उन्हीं पर मिलेंगे। इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट का। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसे नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट इज ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। इसमें भी नया कुछ नहीं मिलने वाला, 15 मिनट का टॉपिक है, बट अलग सेशन में रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज मिक्सअप कर दोगे चीजों को। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।